हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आने वाले एग्जाम को बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज हम इसका 30 MCQ देखने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबकीय का दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल दूर ले जाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। जब किसी कुंडली से उसके निकट चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाया जाता है तो उसमें प्रेरित उत्पन्न जो धारा है वो किसकी दिशा होगी। क्या वो वामार्थ की दिशा होगी, माने बामा तरफ से बहेगी। क्या वो दक्षिणा यानी कि दाहिना तरफ से बहेगी। क्या वो कभी बामा कभी दक्षिणा बहेगी, या इनमें से कोई नहीं। बताएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ये एक कुंडली है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये एक कुंडली है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, और ये एक चुंबक है, ठीक है। ये साउथ वाला जो आप उससे क्या लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। आप साउथ वाला पोल क्या लेके जा रहे हैं, उससे दूर लेके जा रहे हैं। तो धारा किस तरफ बहेगी, तो वामावर्त बहेगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा अपने आंसर को कि कौन सा आंसर सही होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न नंबर 2 कहता है एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में उत्पन्न धारा की जा सकती है। माने एक चुंबक है, बंद चालक के उसके निकट स्थित है तो उसमें जो चालक में जो धारा उत्पन्न होगा वो कैसे उत्पन्न होगा। केवल चुंबकीय शील के कारण, या केवल गतिशील के कारण, या चुंबक और चालक दोनों गतिशील रहेंगे तब, या चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होगी तब। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जब एक चुंबक बंद चालक के स्थित होता है तो चालक में जो उत्पन्न धारा होता है वो हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, चालक और चुंबक को अपेक्षिक गति करवाकर। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति करवाएंगे तब धारा जाके प्रवाहित होगी चालक में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है, उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल प्रबल विद्युत वाहक बल, प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल, या निम्न धारा निम्न विद्युत वाहक बल। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लगाइए इसका आंसर। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। देखिए जो प्रेरण कुंडली से जो प्राप्त होता है वो निम्न धारा लेकिन उच्च विद्युत धारा प्राप्त होता है, सॉरी निम्न धारा उच्च विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, ठीक है। तो निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्षण चुंबक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। क्षण चुंबक में जो प्रेरित वाहक बल होता है उसका क्या मान होता है। क्या VLV होता है, क्या V² L² V होता है, या शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जो क्षण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो होता है E बराबर VBLV। ये होता है करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अन्योन प्रेरकरण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जो आपको बताना है। एसआई मात्रक पूछ रहा है जो अन्योन प्रेरकत्व। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी कल करवाए थे, अगर मॉडल पेपर वाला वीडियो नहीं देखें तो वो भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो अननोन प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। इसे एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका हेनरी होता है, हेनरी होता है। अगर हम बात करें इसका बीमीय सूत्र की, अन्योन प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र, अगर हम बीमीय सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है Ml2T-2 A-2, ठीक है। और अगर अन्योन प्रेरकत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसे E1 से द्वारा सूचित करते हैं। अन्योन प्रेरकत्व E1 बराबर होता है -M12 इंटू DI2, मतलब जो दूसरा धारा बहेगा उसमें परिवर्तन बटा dt, ये होता है इसका फॉर्मूला। और ये बीमीय सूत्र भी इसका याद रखिएगा, Ml2T-2 A-2। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए प्रश्न नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन पालन करता है? क्या लेंज का नियम पालन करता है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम पालन करता है, एम्पियर का नियम पालन करता है, या इनमें से कोई नहीं? जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम का जो पालन करता है वो है लेंज का नियम। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? क्या टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं होता है, वेबर नहीं होता है, वोल्ट्स नहीं होता है, या हेनरी नहीं होता है? देखिए ये तो हमें पता है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है, यानी कि ई तो नहीं होगा। और हमने ये भी निकाल कर दिखाया था आपको, और ये भी होता है, ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होता है, ये होता है किसका? अभी अभी बताए थे, प्रेरकत्व का। हेनरी किसका होता है? प्रेरकत्व का होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, माने क्या उत्पन्न होता है? जैसे चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ किसी बिंदु पर उत्पन्न क्या होता है? जैसे बदल देते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? देखिए जो चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने पर किसी बिंदु पर जो उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो बिंदु पर कौन उत्पन्न क्षेत्र होता है? तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी हल्का है। ट्रांसफर कार्य करता है, ट्रांसफर किस पर कार्य करता है? केवल डीसी के लिए, केवल एसी के लिए, केवल एसी और डीसी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए जो ट्रांसफर कार्य करता है वो हमेशा एसी के लिए करता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए करता है, अल्टरनेटिव करंट के लिए करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कहता है ट्रांसफर का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन है? माने कि ट्रांसफर का जो क्रोड है उसके बनाने के लिए कौन सा हम लोग उपयोग करते हैं? क्या मुलायम इस्पात का उपयोग करते हैं, तांबा का उपयोग करते हैं, या स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं, या अल्निको का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
जो हम लोग ट्रांसफ़र के क्रोड बनाने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो किसको उपयोग करते हैं? मुलायम इस्पात को। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। क्या मापता है? उच्चतम मान मापता है, औसत मान मापता है, या मूल औसत वर्ग धारा मापता है, या इनमें से कोई नहीं? बताया करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए जो तप्त तार एमीटर है वो किसको मापता है? मापता है मूल औसत वर्ग धारा के। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2016 में पूछा गया था। 2016 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लिए ताकि आपको एक भी क्लास ना छूटे, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड सारा तैयारी करवाया जाएगा सेशन 2023-24 के लिए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। कहता है किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे जाते हैं। इसमें बताएगा जो ऊंचाई, देखिए ट्रांसफर दो प्रकार का होता है, एगो स्टेप डाउन ट्रांसफर, एगो स्टेप अप ट्रांसफर। जो स्टेप अप में जो ट्रांसफर होता है वो देखिएगा इस प्रकार से रहता है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से रहता है। और इसके ऊपर क्या लपटा हुआ था? क्रोड लपटा होता है, क्रोड लपटा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्रोड लपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो N1 का जो अथी होता है, देखिएगा क्या कर रहा है, ऊंचाई स्टेप ऑफ ट्रांसफर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपटे जाते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि किस में ज़्यादा लपटे जाते हैं ये तार। इस्पात नर्म लोहा जो रहता है, ये क्रोड किस में ज़्यादा होता है? तो देखिए N2 में ज़्यादा होता है, किसके तुलना में? N1 के ज़्यादा तुलना में। ठीक है, तो ये होता है इसके बीच में संबंध। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, N1 की तुलना में N2 का ज़्यादा क्रोड लपटा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको मक्खन हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कहता है उदर्ग तल में चालक तार के वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है। चुंबकीय का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर ले जाया जाता है। देखिए तबरी जो क्वेश्चन था वो दक्षिणी ध्रुव दूर लेके जा रहा था, लेकिन अबरी उत्तरी ध्रुव है जो उसके पास लाया जा रहा है। तो चुंबक की तरफ देखने पर कुंडली प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी? बताएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जैसे ये एक कुंडली है, ठीक है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और ये एक क्या है? क्षार चुंबक है, जिसमें नॉर्थ जो पोल है वो अभी इसके पास लाया जा रहा है। तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी क्या होगी? तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो वामावर्त होगी। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। और ये करना ना भूलें, ठीक है, ये करते रहिएगा जरूर। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है एक सीधे चालक छड़ पूरब से पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, तो इसे गिराने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसके सिरे के बीच विभवांतर क्या होगा? क्या शून्य रहेगा, क्या बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, कि दिशा बदलती रहेगी? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा? एक सीधे क्षण चुंबक को, जैसे ये एक क्षण चुंबक है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर है। मान लीजिए ये पूरब के पश्चिम ओर, माने इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है,
तो पूरब से पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थित है। तो ये तो उधर हो गया ना जी, क्षैतिज बनाना। तो इसे गिराने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो सिरों का विभवांतर क्या होगा? देखिए, जो इसका सिरों का जो विभवांतर है वो हमेशा क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी सीधा आपसे पूछा है जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, फाई का एसआई मात्रक क्या होता है, जो आपको बताना है। जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन तो हमेशा करवाए हैं, इसके पिछले चैप्टर में भी करवा रखे थे और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी करवाए थे कल की क्लास में। तो डायनेमा किस पर कार्य करता है? धारा के चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत धारा पर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके क्षेत्र उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो वृत्ताकार अक्ष पर उसके केंद्र पर कितनी दूरी चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा? b/8 होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, खाली आपको बता देंगे कहाँ से कहाँ करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार लूप है, ठीक है, एक वृत्ताकार लूप ले लीजिए। हमने ये एक वृत्ताकार लूप ले लिया, ठीक है, और कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है, मान लेते ये एक बिंदु है और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? इसकी जो त्रिज्या ये कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, ये कैपिटल क्या है? ये कैपिटल आर है। और कहता है उसमें जो प्रवाहित धारा होगी आई होगी, मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये मूल बिंदु है ओ है, तथा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। तो मान लेते उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये बी है। ठीक है, और कहता है वृत्त के अक्ष पर, ये इसका अक्ष है, केंद्र पर कोई एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए वो बिंदु पी है। इस पर आपको b/8 गुना बताना है कि इसकी जो दूरी है, पी बिंदु का जो दूरी है, मान लेते हैं ये x है। ठीक है, तो x का मान आपको बताना है कि कितना होगा। देखिए अब चलते हैं इसके हल के ऊपर। देखिए इसका जो केंद्र पर क्या होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? b बराबर μ0 4 पाई 2 पाई n, जो प्रवाहित धारा है आई बटा कितना हो जाएगा? कैपिटल आर त्रिज्या। ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। ठीक है, और केंद्र के अक्ष पर किसी बिंदु पर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं वो क्या है? बी डैश। ठीक है, बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा? जो μ0 4 पाई, ठीक है, 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, और जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, ये दोनों समीकरण को आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। तो जो हमारा बी डैश वाला है, तो हमारा कितना कह रहा है? b/8। b/8 क्या हो जाएगा? μ0, फिर से वही सूत्र रखेंगे, 4
4 पाई 2 पाई एन आई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा त्रिज्या कितना है कैपिटल आर, बटा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए के जगह पर क्या रख दिए, आर को रिप्लेस कर दिए, और प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब क्या कीजिएगा, नहीं समीकरण 2 इसको मान लीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 ये रहा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि बी के जगह पर समीकरण 1 को रखिएगा, तो आधा पॉइंट कट जाएगा। तो कटने के बाद हम लिख रहे हैं जो आएगा वो आएगा 1/8, ध्यान दीजिएगा हम स्टेप बढ़ा दिए हैं, और क्यू बटा क्या हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, पहले समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जो देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/3 का घात को लगाएंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में 1/3 का घात लगाएंगे। ठीक है, तो लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसके घात 3 करिएगा 1/8 का, तो ये बच जाएगा 1/2 बराबर, ये देखिए और बच जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये करके आएगा, क्या करके आएगा, x बराबर, जो x का वैल्यू है वो आएगा √3r के बराबर। ठीक है, √3r के बराबर, जो x का मान होगा वो √3r के बराबर होगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर किस में है, लाते हैं, देखिए करेक्ट आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। अगर एग्जाम में इस तरह से आए आप उसे बना दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी कि हमें आर का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, आर का वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, 10 ओम दे रखा है। इस परिपथ में t सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई का जो अथी है, फाई का भी मान दे रखा है ये। ठीक है, जो परिवर्तित होता है, और हमें t का भी मान दे रखा है, t का मान भी हमें दे रखा है 0.25। ठीक है, तो सेकंड में परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी, यानी इतना सेकंड में आपसे पूछ रहा है कि जो परिपथ में जो कितना धारा प्रवाहित होगी। तो आप फराडे के नियम से आप जानते होंगे क्या होता है, फराडे का नियम से E मॉड d∅/dt, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब फाई का आप मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, d∅ का आप मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 6t² माइनस 5t + 1 बटा dt, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका अगर करिएगा तो ये हो जाएगा 12t, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस का 0। ठीक है, t का मान हमें दिया गया है, t का मान हमें दिया गया है, तो t का मान हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो t का मान क्या हो जाएगा, हमें देखिए t का मान 12 इंटू कितना 0.25 माइनस 5, तो इसका हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 2 वोल्ट। और जो देखिए हमें टी दे रखा है और हमें आर दे रखा है,
तो जो आई में जो धारा में जो संबंध आया था, ये आया था E/R। तो क्या हो जाएगा, ई का मान यहाँ से रख दीजिए 2 वोल्ट, आर का मान हमें दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। अगर बदलिएगा तो क्या आ जाएगा 0.2 एम्पियर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है, कई बार इसको भी करवा रखे हैं, बताइएगा। जो 5E होता है, ध्यान से देखिएगा, जो 5E होता है वो किसके बराबर होता है, B/A के। ठीक है, अगर आप इसके वेक्टर के रूप में है ये, अगर आप वेक्टर के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा, BA cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, क्योंकि डॉट में cos आता है और क्रॉस में साइन आता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो बीमीय सूत्र निकल के आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो बीमीय सूत्र निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ML2T-2A-1। ठीक है, ये बी क्या है, बी है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र रखिएगा। और ये क्या है, ए है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का आप रखिएगा, तो आपका जो बीमीय सूत्र निकल के आएगा वो ये आएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। कहता है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ये पिछला में भी था, लेंज का नियम किस भौतिक राशि पर आधारित है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या आवेश होता है, क्या संवेग होता है, क्या ऊर्जा होता है, कि द्रव्यमान होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, कई बार बिहार बोर्ड इसे पूछा है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है किससे होता है। क्या लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से, या एम्पियर के परिपथीय नियम से। जो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा प्राप्त होती है वो होती है लेंज के नियम से, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक कुंडली के अंदर लोहे की क्रोड रख देने पर कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व में परिवर्तन होता है वो क्या होता है। क्या वो बढ़ता है, क्या वो घटता है, क्या वो समान रहता है, या कह नहीं सकते। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए जी, एक कुंडली के अंदर लोहे की क्रोड रख देने पर जो स्वप्रेरकत्व में जो परिवर्तन होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर राइट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 हल्का है। अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है। क्या टेस्ला होता है, क्या वेबर होता है, क्या हेनरी होता है, क्या वेबर पर मीटर होता है। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जो अन्योन प्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण है। कौन सा है जो स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण है। क्या ट्रांसफर है, क्या चौक कुंडली है, विद्युत मोटर है, या जनित्र है। देखिए जो स्वप्रेरण गुणांक का जो उदाहरण है वो है चौक कुंडली। कौन सा, चौक कुंडली। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एल प्रेरकत्व को और प्रतिरोध के व्यक्त करते हैं तो L/R का बीमीय सूत्र क्या होगा। L/R का बीमीय सूत्र क्या होगा। ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन करवाए थे कल। ठीक है, तो इसका निकालिएगा, कल देखे होंगे वो निकाल लीजिएगा आराम से। देखिए निकालते हैं। देखिए
एल क्या होता है, एल होता है हमारा प्रेरकत्व, तो एल बटा आर का निकालते हैं, ठीक है। तो एल हमारा प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, शुरू में ही बता दिए थे, क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये होता है हमारा किसका, प्रेरकत्व का। और जो हमारा प्रतिरोध है आप जानते होंगे V बराबर आई आर, ठीक है। और तो यहाँ से क्या आर का मान निकाल सकते हैं, V बटे आर हो जाएगा। विभव का आपको हम बताए थे, सॉरी V बटा आई हो जाएगा, V बटा आई। तो विभव का जो होता है, देखिए जो वोल्ट का मात्रक जो वोल्ट का विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल टू टी माइनस थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये होता है। और आई होता है ए। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, जो अब विमीय सूत्र हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री और ए क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो रख देते हैं आर का मान, आर का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब देखिए कट रहा है, एम से एम मर गया, एल से एल मर गया, माइनस टू प्लस टू मर गया, ए से ए मर गया, बच गया टी माइनस टू बटा टी माइनस थ्री। ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टू प्लस थ्री, ये इसका विमीय सूत्र बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस वन, ये हो जाएगा। अगर इसका विमीय सूत्र लिखें तो क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी, ऑप्शन किस में है, एम जीरो एल जीरो टी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो विमीय सूत्र निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करना ही पड़ेगा, तो ये कुछ हो सकती है, बात बन सकती है, ठीक है। तो विमीय सूत्र हम निकलवाना सिखा दिए हैं, ठीक है, आप सीख भी चुके होंगे कई कितना बार। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर का उदाहरण है, ट्रांसफर किसका उदाहरण है, स्वप्रेरण गुणांक का, या अन्योन प्रेरण गुणांक का, या लेंज का नियम का, या न्यूटन का नियम का। जो ट्रांसफर उदाहरण है वो किस पर आधारित है, स्वप्रेरण के गुणांक का, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें विद्युत धारा प्रवाह की दर 10 के घात 3 एम्पियर सेकंड है, 3 एम्पियर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है, 3 एम्पियर पर सेकंड है। तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, जो आपको बताना है। क्वेश्चन इजी, आप फार्मूला जानते हैं विद्युत वाहक बल का, तो तुरंत आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, स्वप्रेरकत्व का मान दिया है, यानी कि डी आई बटा डी टी का हमें मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 मिली। तो मिली को अब बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 के घात -3 हेनरी, ठीक है, हेनरी में बदलनी है। और जो विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, ठीक है, तो अब विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, ई बराबर क्या होता है, एल इंटू डी आई बटा डी टी, जानते हो स्वप्रेरकत्व के, ठीक है, स्वप्रेरकत्व से। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर एल का मान हमें दिया गया है, कितना हेनरी दिया गया है, सॉरी डी आई बटा डी टी का जो मान है, देखिएगा गलती लिखा गया है, डी आई बटा डी टी का जो मान है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 के घात 3 एम्पियर पर सेकेंड। और जो हमारा एल है वो कितना दे रखा है, 2 मिली हेनरी, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे हेनरी में तो 2 इंटू मिली का मतलब होता है 10 के घात -3 और हेनरी ये होता है। तो एल का मान हमें रख दीजिए 2 इंटू 10⁻³ हेनरी इंटू, और हमें दे रखा है कितना, डी आई बटा डी टी का मान 10 के घात 3, तो प्लस माइनस खत्म, ये बच गया कितना, 2 वोल्ट। ऑप्शन किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। तो
तो 2 वोल्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। काफ़ी हल्का था, खाली ये फॉर्मूला लगाना था स्वप्रेरकत्व का। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, आज का लास्ट सवाल। कहता है एक कुंडली से बंध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 1 वेबर से घटकर 1 ही वेबर थोड़ी होगा, 0.1 हो जाएगा। कितना? 0.1 हो जाएगा। 0.1 एम्पियर 0.1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? देखिए, जो एक कुंडली से बंध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगी, जो आपको निकालना है। यानी कि जो आप ई का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, ये जानते हैं। ठीक है, और हमें डी टी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फाई में परिवर्तन कितना है, कितना हो रहा है? जो फाई D1 का, फाई का जो मान है, फाई 1 का, वो कितना है? 1 वेबर है। ठीक है, और जो डी फाई 2 का है, फाई 2 में कितना परिवर्तन हो रहा है? 0.1 वेबर। ठीक है, तो जो 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। तो इस फॉर्मूला से आप लगा सकते हैं डी फाई बराबर, जो परिवर्तन होगा वो फाई 2 माइनस फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.1 माइनस 1 से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 0.9, इतना वेबर आ जाएगा। अब एक और फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई, देखिए छोटा कर देते हैं, डी फाई क्या हो जाएगा? ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई का मान कितना है? माइनस का डी फाई डी टी, तो माइनस का इंटू माइनस 0.9 बटा 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.9। इतना वोल्ट का धारा बहेगी। 0.9 वोल्ट का जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 0.9 वोल्ट, ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। तो ये था आज का लास्ट सवाल। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और मेहनत करते रहिएगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिएगा, तभी जाके हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।